नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान के जो 11वां चैप्टर है अर्थात दोष आदि विज्ञानी अध्याय। जैसा कि देख रहे हैं अष्टांग हृदय का 11वां चैप्टर दोष आदि विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत जो फोर्थ पॉइंट है सिलेबस का, जो एनसीएसएम के सिलेबस में फोर्थ पॉइंट है, दोष धातु मलों की वृद्धि क्षय के सामान्य चिकित्सा सूत्र। तो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत या सामान्य चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं तो बेसिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है, अर्थात चिकित्सा का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो बेस होता है, तो आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे तो वही अप्लाइड पार्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो भी फर्स्ट ईयर हम लोग बीए से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है 6 से 7 लाइन का श्लोक है, आपको श्लोक नहीं याद करने हैं लेकिन श्लोक का मीनिंग जानना है एक्चुअली होता क्या है। दोष धातु मलों की वृद्धि क्षय के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है। जैसा कि हम लोग ने इससे पहले दोष धातु मलों के आपस में जो क्षय वृद्धि होती थी, शुरू में देखा कि दोष धातु मलों की क्षय के लक्षण क्या होते हैं या कर्म क्या होते हैं, वृद्धि के लक्षण कर्म, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ लिया है। ये हम लोग का एक तरह से चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से दोष धातु मलों की क्षय वृद्धि होती है। तो अगर कोई उनके प्रमाण में चाहे कमी आए चाहे बढ़े तो उसको किस तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको नॉर्मल ले आएंगे जिससे कि हम लोग का स्वास्थ्य मेंटेन रहे। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर शुरू के 2 लाइन क्या बता रहा है, तत्र अस्थिनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्म शेषेषु तेन आश्रय आश्रम मिथ। तो यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने इससे पहले एक अलग से टॉपिक पढ़ा है, इस लाइन का अलग से एक श्लोक बनाया है। क्या, दोष धातु मलों का आश्रय आश्रय भाव, क्योंकि ये श्लोक कंटिन्यू है, जब तक इस श्लोक को नहीं लिखेंगे तब तक ये हम लोग नहीं इसका अर्थ समझ पाएंगे, इसलिए इसको भी दोबारा फिर से लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 3 दोष है, वात पित्त कफ। तो जो वात का स्थान है, जो वायु कहाँ पाई जाती है, वात कहाँ पाई जा रही है, अस्थि में पाई जा रही है। वायु का स्थान क्या है, अस्थि में। वायु कहाँ पाई जाती है, अस्थियों में पाई जाती है, सामान्य मुख्यतः अस्थि में पाई जाती है। हम लोग जो श्लोक पढ़ते हैं वात का स्थान है तो उसमें अस्थि आता है, वात अस्थि में पाई जाती है। पित्तम तु स्वेद रक्तयो, पित्त कहाँ पाई जाती है, स्वेद और रक्त में। पित्त का स्थान क्या है, स्वेद रक्त बताया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे श्लेष्मा शेषेषु, और श्लेष्मा जो होती है शेष अन्य में, अर्थात देखेंगे श्लेष्मा जो होती है कफ शेष सभी जगह पे, अर्थात जो भी अस्थि और रक्त को छोड़कर जो अन्य धातुएं हैं, जो 5 अन्य धातुएं जैसे रस हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, मज्जा हो गया, शुक्र, ये 5 धातुएं हैं। साथ ही साथ स्वेद मल है तो मल स्वेद को छोड़कर मूत्र और पुरुष, मूत्र पुरुष में आपका कफ दोष पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वात कहाँ पाई जाती है, वात का स्थान अस्थियों बताया गया, पित्त का स्थान स्वेद रक्त बताया गया, और कफ से सभी अर्थात रस मांस मेद मज्जा शुक्र और मूत्र मल में बताया गया, मल का मतलब पुरुष बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से स्थान बता दिया गया। उसके बाद देखेंगे तेने आश्रय आश्रम मित्र। तो ये आश्रय आश्रय भाव, ये आश्रय आश्रय भाव है, ये आश्रय है आश्रय भाव। तो इससे पहले हम लोगों ने आश्रय आश्रय भाव देखा भी है, आप पीछे के वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं कि आश्रय आश्रय भाव क्या होते हैं, दो धातु मलों के, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग आधार आधेय संबंध भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आश्रय आश्रय भाव होने की वजह से होता क्या है कि यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धनम छपड़म। तो इसका मतलब होता है कि यद एकस्य, अगर इसमें से, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम लोग स्वेद को बढ़ाएं, स्वेद को बढ़ेगा तो पित्त भी बढ़ेगा, अगर रक्त बढ़ रहा है तो पित्त बढ़ेगा। उसी तरह से देखेंगे अगर रस बढ़ रहा है तो कफ भी बढ़ेगा, मांस बढ़ रहा है तो कफ भी बढ़ेगा, या मांस घट रहा है तो कफ भी घटेगा। तो यही कह रहा है यद एकस्य तद अन्यस्य, यद एकस्य अगर इसमें से, अगर जो औषध, यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धनम छपड़म औषधम, तो औषध, तो यहाँ पर देखेंगे जो औषध इनमें से किसी एक को बढ़ाएगा तो उसके साथ अन्य वाले जो साइड में जो पार्टनर है उसको भी बढ़ाएगा, और अगर कोई एक घटा रहा है तो दूसरे को भी घटाएगा। तो आइए समझते हैं, जैसे दुग्ध है, दूध पीने से क्या होता है, कहते हैं ना दुग्ध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। तो
ये चीज हम लोग जानते हैं। दुग्ध पीने से शुक्र की वृद्धि हो रही है। तो शुक्र कहाँ है, देख रहे हैं शुक्र ये है। तो अगर शुक्र बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ कफ की भी वृद्धि होगी। दुग्ध पीने से शुक्र की वृद्धि हो रही है। और शुक्र में क्या स्थित होता है, कफ दोष होता है। शुक्र बढ़ रहा है तो कफ की भी वृद्धि होगी। देखेंगे कफ की वृद्धि हो रही है। ये बात हम लोगों ने देखा कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जो औषध यद एकस्य तद अन्यस्य, जब एक औषध किसी एक को बढ़ा रही है, जैसे दुग्ध पीने से शुक्र बढ़ रहा है तो कफ साथ ही साथ कफ को भी बढ़ाएगा। ये सामान्य सिद्धांत है, ठीक है ना। और उसी तरह से देखेंगे जो औषध मेद को घटा रही है, मान लीजिए जो औषध मेद को घटा रही है, मेद को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मान लीजिए कुछ ऐसा औषध का प्रयोग कर रहे हैं, ये चिकित्सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सूत्र की बात कर रहे हैं। जो औषध मेद का क्षय कर रही है वही औषध कफ का भी क्षय करेगी, कफ का भी घटाएगी। देखेंगे कफ को भी डिक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन अपवाद है वायु और अस्थि के संबंध में, इसलिए हम लोगों ने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया है। यहाँ पर एक्सेप्शन है वायु और अस्थि के, जो रिलेशन है संबंध उसमें अपवाद है। ये संबंध जो हम लोग एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है दूसरा घटेगा, तो ये कफ और पित्त वाले से संबंधित है, लेकिन वात वाला इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अस्थि मारुतेव नैव, अस्थि और मारुत और अर्थात अस्थि और वायु का ऐसा संबंध, आश्रय से संबंध ऐसा नहीं है। नैव, नैव का मतलब नहीं है, नैव का मतलब नहीं है अर्थात एक्सेप्शन है। तो यहाँ दी है एक्सेप्शन है क्या, वायु और अस्थि अपवाद है इसके। क्या अपवाद है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर शुक्र बढ़ रहा था तो कफ भी बढ़ रहा था, या मेद बढ़ रहा था, मेद को घटाया गया तो कफ भी घट रहा था। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि अस्थि बढ़ेगा तो वात बढ़ेगा या अस्थि घटेगा तो वात भी घटेगा। यहाँ पर अपवाद आता है वायु और अस्थि वाले में। क्या अपवाद है, क्योंकि शरीर में जो भी वृद्धि संतर्पण, जो भी वृद्धि होती है वो संतर्पण जन्य होती है। क्योंकि देखेंगे, क्योंकि प्रायो वृद्धि ही तर्षणात्, क्योंकि शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है, शरीर में जो भी वृद्धि हो रही है, वो प्रायः करके तर्षणात् अर्थात संतर्पण जन्य होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, आपको बहुत आप स्ट्रेसफुल नहीं, स्ट्रेस से रहित है, घर में एग्जाम के बाद जब जाते हैं तो कहते हैं ना घर में जाके हम थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, और उस कॉलेज आते हैं, हॉस्टल आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कॉलेज का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है। तो घर पे क्या होता है, आपको खूब खाने पीने की चीजें मिलती है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होता है। तो वो जो भी आहार लेते संतर्पण जन्य होते, शरीर को बढ़ाने वाले होते हैं। और स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा आप एग्जाम के समय में बहुत कम खाते हो कि नींद कम आए, और हॉस्टल में या जो समथिंग जो भी परेशानियां होती हैं तो वो घर की तरह व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, तो वो अपतर्पण होता, तो वहां पर शरीर का डाउन होता, लॉस होता है। तो यहाँ कह रहा है वृद्धि ही, शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है वो प्रायः तर्षणात् अर्थात संतर्पण जन्य होती है। इसलिए कहा कि शरीर में जो भी वृद्धि है वो प्रायः करके संतर्पण जन्य होती है। और इसी संतर्पण जन्य से श्लेष्मणा अनुगताम, और कफ से संबंधित, और ये वृद्धि जो संतर्पण जन वृद्धि होती है कफ से संबंधित होती है। तो देखेंगे संतर्पण जन वृद्धि जो होती है कफ से संबंधित होती है, ठीक है ना। उसी तरह से देखेंगे हम लोग कि दूसरी लाइन देखेंगे कि तस्मात् संचयात विपर्यात। उसके बाद देखेंगे इसमें दिया है बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि शरीर में सभी वृद्धि होगी तो संतर्पण जन्य होगी, एक्सेप्ट किसके, वायु को छोड़कर, एक्सेप्ट वायु को छोड़कर। तो यहाँ पर देखेंगे बट एक्सेप्शन क्या है कि अस्थि जो है अपतर्पण से बढ़ती है, अस्थि का जो ग्रोथ होता है अपतर्पण से बढ़ती है, अब अस्थि का जो ग्रोथ है वो संतर्पण से नहीं बढ़ती है, यहाँ एक्सेप्शन है। तो यहाँ देखेंगे वायुना अनुगतो तस्मात् वृद्धि क्षय समुद्भवान। तो यहाँ देखेंगे दोष आदि का क्षय, तो यहाँ देखेंगे क्षय, दोष आदि का जो क्षय है, अब तो वृद्धि की बात किया अब क्षय की बात करेंगे। दोष आदि का क्षय प्रायः करके संतर्पण के विपरीत, संतर्पण के विपरीत अपतर्पण से होता है। तो दो टर्म है, एक संतर्पण है एक अपतर्पण है, एक संतर्पण है और दूसरा अपतर्पण है, अपतर्पण है। संतर्पण का मतलब
खूब मोटा होना शरीर का मतलब क्या होता है, वृंघण, इसको बोलते हैं वृंघण। और अवतर्पण का मतलब होता है लंघन। लंघन मतलब लघुता, शरीर में लघुता लाना, शरीर में लघुता लाना, ठीक है ना। तो शरीर का हल्कापन होना, जैसे दुबले पतले होते तो लघुता होता है। तो यहाँ पर संदर्भ अवतर्पण आप अपनी अभी आगे सेकेंड ईयर में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो शादी का क्षय, अभी वृद्धि की बात कर रहे थे, वृद्धि जितनी भी थी संतर्पण जन्य थी, लेकिन क्षय की बात जब करते हैं तो प्रायः करके संतर्पण के विपरीत, संतर्पण के विपरीत क्या होता है, अपतर्पण से होती है। और अवतर्पण से होती है वायु से संबंध रखती है। अवतर्पण जो होता है वायु से संबंध होता है, जहां पर संतर्पण था वो कब से संबंध रखता था, ठीक है ना। अवतर्पण वाला वात से संबंध रखता है। इसीलिए अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुर आदि है, अस्थि को बढ़ाने वाले, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुर आदि जो द्रव्य है, जो स्निग्ध मधुर आदि द्रव्य है, वे प्रायः वायु को घटाते हैं। तो वायु और अस्थि में जस्ट अपोजिट संबंध होता है। वायु और अस्थि इसके एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं। इससे पहले पित्त और कफ, ये जो नीचे के दो थे, अगर ये दोनों में से इस साइड से कोई एक बढ़ेगा तो इस साइड का कोई ये भी बढ़ेंगे, लेकिन वायु और अस्थि एक से एक्सेप्शन है। अगर अस्थि बढ़ रहा है तो वात की क्षय होगा, अगर अस्थि घट रहा है तो वात की वृद्धि होगी, ये एक्सेप्शन में आता है। तो यही कह रहा है, इसलिए अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुर आदि द्रव्य हैं वो प्रायः वायु को घटाती है। तो देखेंगे कि जो द्रव्य स्निग्ध मधुर है वो अस्थि को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वायु को घटा रहे हैं। तो अस्थि को बढ़ा रहे हैं, वायु को घटा रहे हैं। और उसके विपरीत जो वायु को बढ़ाने वाले जो रुच्छ और शीत है, तो रुच्छ और शीत वात के गुण होते हैं। वो जो द्रव्य रुच्छ और शीत है उसकी वजह से, उसके सेवन से वायु बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अस्थि को छीड़ कर रहे हैं। तो दोनों का अपोजिट हो गया, वायु और अस्थि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। अतः लास्ट में आया कि विकारान साधयेत शीघ्रम क्रमात् लंघन वृंघणे। तो जो इसलिए अतः वृद्धि व क्षयजन रोगों की क्रमशः, वृद्धि और क्षयजन रोगों की क्रमशः लंघन अर्थात अपतर्पण और वृंघण अर्थात संतर्पण से शीघ्र चिकित्सा करें। मान लीजिए वृद्धिजन रोग हुए हैं तो उसमें किस तरह की चिकित्सा करते हैं, सामान्य चिकित्सा। वृद्धिजन रोगों में अपतर्पण या लंघन करना है। वृद्धिजन रोगों में क्रमशः देखेंगे, पहले क्रम से पहले वृद्धि की बात की है, तो वृद्धिजन रोगों में क्या करना है, लंघन कराना, जिसको हम लोग अपतर्पण भी बोलते हैं। और जो भी अगर क्षयजन रोग है, क्षयजन रोगों में वृंघण चिकित्सा करनी, वृंघण मतलब संतर्पण होता है। तो सिंपल सी बात है, सामान्य चिकित्सा सूत्र है कि अगर आपका दुबला पतला हो गया तो खूब खिलाओगे पिलाओगे, अगर व्यक्ति खूब मोटा हो गया तो वृद्धिजन रोग हो गया, इसका मतलब खूब मोटा हो गया, तो उसको क्या करोगे, कहोगे ना थोड़ा कम खाओ, तो वो लंघन चिकित्सा हो गई। तो यही कह रहा है कि क्रमशः वृद्धिजन रोगों में क्या करें, लंघन चिकित्सा करेंगे। अगर वृद्धिजन रोगों की चिकित्सा, दोषों की वृद्धि, धातुओं की वृद्धि की वजह से जो रोग हो गए उसमें क्रमशः लंघन या अपतर्पण करेंगे। और धातुओं के जो क्षय की वजह से या धातुओं में कमी की वजह से जो रोग हुए हैं उसमें वृंघण चिकित्सा कराएंगे, उसमें खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। ये तो सामान्य चिकित्सा था, लेकिन बार बार यही कहेंगे कि वायु और अस्थि का आपस में संबंध उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, वायु न अन्यत्र तजांस्तु तैरेव उत्क्रम योजिते। उत्क्रम का मतलब विपरीत, उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत। देखेंगे उत्क्रम उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत। विपरीत क्या होता है, तो विपरीत क्या होगा कि यहाँ जस्ट इसका विपरीत होगा। वृद्धिजन रोगों में विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, अगर वृद्धिजन रोग है तो यहाँ पर पहले सामान्य चिकित्सा क्या थी, वृद्धिजन रोगों में लंघन करा दी थी, लेकिन यहाँ पर वात वाले कंडीशन में वृद्धिजन रोगों में क्या कराना, वृंघण कराएंगे, ठीक है ना। और क्षयजन रोगों में लंघन कराएंगे। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, बाकी तो आपने समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, शायद आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही बच्चों, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा भी ध्यान देंगे,
बेसिक पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि वात का स्थान अस्थि है, पित्त का स्थान स्वेद रक्त है, कफ का स्थान से सभी जो धातु मल बसते हैं। तो इसी बेस पे सब कुछ टिका हुआ है, आश्रय आश्रय संबंध आश्रय से भाव पे है। तो उसमें अब आपको एक बढ़ रहा है तो एक सामान्य सिद्धांत होता है कि एक साइड का बढ़ रहा है तो दूसरा साइड भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वात और अस्थि। तो ये चीज आपने समझ लिया। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में बेसिक प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में ठस घुस गया है, तो सेकेंड ईयर और फाइनल में इसका चिकित्सा अप्लाई करेंगे। तो आप जब चिकित्सक बनेंगे तो इसी चीज को देख के चिकित्सा किया जाता है। चिकित्सा में यही किया जाता है कि अगर कोई चीज बढ़ गई है तो उसको घटाना है, तो बढ़ी है अर्थात वृद्धि जन हुई है तो उसको घटाना था, लंघन कराना है, अवतर्पण कराना है। और कोई चीज क्षय हो रहा है, घट गया है शरीर में, कोई प्रमाण में घट गया है, तो उसको क्या करना, बढ़ाना है अर्थात वृद्धि कराना है या संतर्पण देना है। तो इस तरह से ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।